So let's begin the next chapter, states of matter. Okay, तो अगर आपको कोई पूछे कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं तो सबको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, प्लाज्मा। और अगर आप ज्यादा होशियार हो तो आपको एक और स्टेट पता होगा, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। तो बेसिकली मैटर के 5 स्टेट अभी तक एक्सिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीएसी, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। इन पांचों स्टेट में से आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ना है गैसियस स्टेट, एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल लर्न सम थियरीज अबाउट द लिक्विड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में एक पूरा चैप्टर है 12th में। तो जब आप 12th में आओगे अगर, तो हम 12th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ेंगे, स्टेट्स, दैट इज द सॉलिड स्टेट। चलिए अभी यहां शुरू करते हैं बेटा, स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहला सवाल, मैटर कौन से स्टेट में होगा ये कौन डिसाइड करेगा? मैं कि तुम? ना मैं ना तुम। मैटर कौन से स्टेट में है ये डिसाइड करेंगे 2 फैक्टर। एक फैक्टर जो पार्टिकल को जोड़े रखना चाहता है, दैट इज अट्रैक्शन फोर्सेस। दूसरा फैक्टर जो पार्टिकल को सेपरेट करना चाहता है, दैट इज थर्मल एनर्जी। तो ये 2 स्टेट के बीच में बैलेंस से आपको पता चलेगा कि मैटर कौन से स्टेट में है। चलो मुझे बताओ, अगर सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में कौन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस के थर्मल एनर्जी? अट्रैक्शन फोर्सेस। अगर गैसियस स्टेट है तो कौन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस के थर्मल एनर्जी? ऑब्वियसली थर्मल एनर्जी, बिकॉज गैसियस पार्टिकल कैन मूव हियर एंड देयर रैंडमली। Okay, so the very first statement is molecular interaction. Molecular interaction means attraction. So molecular interaction and effect of thermal energy on the motion of particle, because a balance between this determine the state of substance. तो इन दोनों फैक्टर के बीच का जो बैलेंस है, that balance will determine the state of matter. Okay, फाइन। सबसे पहले शुरू करते हैं बेटा इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस, जिसका काम है विच टेंड टू होल्ड पार्टिकल टुगेदर, विच टेंड्स टू होल्ड पार्टिकल्स टुगेदर, विच टेंड्स टू होल्ड पार्टिकल टुगेदर। बेटा इसका काम है पार्टिकल को जोड़े रखना। लेट्स सी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरएक्टिंग पार्टिकल। Right, so what do you mean by intermolecular forces? Intermolecular forces are the force of attraction as well as force of repulsion. कि कौन से फोर्स इसमें कंसिडर नहीं करने हैं? सो आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड को इसमें कंसिडर करना नहीं है, क्योंकि आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड तो मोलेक्यूल के अंदर एटम को जोड़ता है। हमें तो कौन से फोर्सेस चाहिए जो मोलेक्यूल को आपस में जोड़ के रखता है। मोलेक्यूल के अंदर एटम को जोड़ के रखने वाला नहीं चाहिए। मोलेक्यूल को कौन जोड़ के रखता है? तो उसमें आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड लेना नहीं है। अट्रैक्टिव इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आर नोन एज, क्या कहते हैं इसको? वैन डर वाल्स फोर्सेस। चलो, अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन एन आयन डाइपोल, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है एनसीईआरटी के। आयन और डाइपोल के बीच का जो फोर्स है विच इज कॉल्ड आयन डाइपोल फोर्स। आयन डाइपोल फोर्स को वैन डर वाल्स में गिना जाता नहीं है। आयन डाइपोल फोर्स, अगर एक आयन है और दूसरा डाइपोल है, डाइपोल मतलब पोलर मॉलिक्यूल। अभी देखा ना HF वाला एग्जांपल, F इलेक्ट्रॉन खींचता है, H इलेक्ट्रॉन जाने देता है, एक पॉजिटिव बनता है, एक नेगेटिव बनता है, दैट इज पोलर मॉलिक्यूल, इसे हम डाइपोल कहेंगे। राइट, सो डाइपोल और आयन के बीच के फोर्स को इस वैन डर वाल्स में गिनना नहीं है। चलो, तो पहला वैन डर वाल्स फोर्स कौन सा है? पहले वैन डर वाल्स फोर्स का नाम है डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। किसके बीच में लगता है? इट एक्ट्स बिटवीन एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। किसके बीच में लगता है बेटा? ये एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ऐसा फोर्स जो एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखता है, ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे? वैन डर वाल्स, सॉरी, डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स। सेकंड पॉइंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पररी डाइपोल। अब ये टेम्पररी डाइपोल क्यों बनेगा वो देखते हैं। इज ऑल्सो नोन एज लंडन फोर्स। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, और इसका जो इंटरेक्शन एनर्जी है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶। राइट, इसका मतलब क्या है? जैसे ही पार्टिकल पास में आएंगे, जैसे ही डिस्टेंस कम होगा, अट्रैक्शन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज इट इज प्रोपोर्शनल टू r⁶। तो पार्टिकल अगर थोड़े भी पास में आएंगे तो ये अट्रैक्शन एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो इट्स इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶।
दिस फोर्सेज आर इंपॉर्टेंट ओनली एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक, 500 पिकोमीटर, and their magnitude depends on the polarizability of the particle. Now let's try to understand what is the meaning of non-polar molecule. So non-polar मतलब ऐसे molecule जिनमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पर हो. Let us say it is some molecule A, non-polar है ये. कैसा molecule है ये? Non-polar, right? Let's say we have another molecule in neighbor of this molecule A. इट इज मोलिक्यूल बी बेटा, और ये भी कैसा है, नॉन पोलर. ठीक है. अब मान लो कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में गड़बड़ हुआ. अभी तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अगर इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में कुछ भी डिस्टर्बेंस हुआ, डिस्टर्बेंस का मतलब है मान लो घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन इस तरफ ज्यादा जमा हो गए. हो सकता है ना, सोलर सिस्टम में भी ऐसा होता है कि सन के आजू बाजू जब प्लेनेट घूम रहे, तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे प्लेनेट सन के एक ही तरफ हो. तो यहां भी ऐसा हो सकता है कि मान लो कि इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टर्बेंस आया और एक तरफ सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो गए, तो एक तरफ क्या जमा हो जाएगा, पॉजिटिव. मतलब ये ए वाला मॉलिक्यूल कैसा बना, टेम्पररी डाइपोल बना. क्या बना ये, टेम्पररी डाइपोल. तो दिस इज टेम्पररी डाइपोल. ये क्या लिखा मैंने, ओके, टेम्पररी डाइपोल ऑफ मॉलिक्यूल ए. क्यों बना बेटा है टेम्पररी डाइपोल, ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अब बेटा हुआ क्या पता है, वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है. तो इसके बाजू बाजू में जो खरबूजा है ना, अब क्या होगा पता है, ये नेगेटिव क्या करेगा, इसके अंदर जितना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होगा उन सबको रिपेल करेगा. करेगा कि नहीं, मतलब ये वाला भी डाइपोल बन जाएगा. सो नाउ व्हाट विल हैपन, ये तो डाइपोल है ही, राइट. कौन सा मॉलिक्यूल है ये, ए, राइट. अब बाजू वाले को भी उसने पोलराइज किया, बिकॉज ये जो नेगेटिव है वो इसके सारे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके यहां भेज देगा और पॉजिटिव को खींच लेगा. सो इट इज मॉलिक्यूल बी. इसमें डाइपोल इंड्यूस हुआ है बेटा, क्या हुआ है इसमें, डाइपोल इंड्यूस्ड हुआ है. इसमें डाइपोल क्यों बना है, ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ क्लाउड. डाइपोल ड्यू टू डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, गेट इट. और ये वाला डाइपोल क्यों बना, क्योंकि ये वाला डाइपोल बना. अब क्या होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट. तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. So this attraction force is called London force, right? तो you can have number of example, जैसे कि बेटा CCl4 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये, राइट. तो ऐसे कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, BCl3 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ये. तो कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को आपस में कौन जोड़ के रखता है, वैन डर वाल्स फोर्स का कौन सा केस, डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स. अंडरस्टूड. और ये सब कुछ टेम्पररी है, क्यों, क्योंकि जैसे इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्पर्शन खत्म हो जाएगा, जैसे इसके इलेक्ट्रॉन वापस प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे, इसका डाइपोल जीरो, तो इसका डाइपोल भी जीरो, फोर्स लगना बंद. इसीलिए यहां पे लिखा है बेटा कि अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टेम्पररी डाइपोल. ये डाइपोल परमानेंट नहीं है. डाइपोल क्यों बना, बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. डाइपोल क्यों बना बेटा, बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. समझ आ गया आपको. तो देखो मैंने सारे पॉइंट यहां लिख दिए. डिस्पर्शन फोर्स और लंडन फोर्स किसको जोड़ के रखता है बेटा, एटम्स या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को. सेकंड पॉइंट, चलिए कौन सा फोर्स है ये, इट इज अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टेम्पररी डाइपोल. ठीक है. थर्ड पॉइंट, इंटरएक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶. फोर्थ पॉइंट, दिस इज शॉर्ट डिस्टेंस फोर्स. कितने डिस्टेंस तक ये फोर्स लगता है, 500 पिकोमीटर, उससे ज्यादा डिस्टेंस पे ये फोर्स लगता नहीं है. और यहां पे आपको थोड़ा सा ऐसा ड्रॉ करके समझा देना है. दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेंगे, इसके क्लाउड में डिस्पर्शन हो जाएगा, तो ये वाला डाइपोल बन जाएगा, तो बाजू वाले के अंदर भी डाइपोल को इंड्यूस करेगा, और अभी दोनों क्या करेंगे, टेम्पररी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. फाइन. चलिए, द टेम्पररी डाइपोल ऑफ एटम ए एंड डाइपोल ऑफ एटम बी विल अट्रैक्ट ईच अदर. तो यू कैन सी टेम्पररी डाइपोल ऑफ ए एंड बी विल अट्रैक्ट ईच अदर. समझ आ गया पहला फोर्स सबको. कौन सा फोर्स है, लंदन या
डिस्पर्शन फोर्स। चलो बेटा दूसरा कौन सा है, डाइपोल डाइपोल। अब तो पहले ही लिखा है डाइपोल डाइपोल, मतलब यहां तो ना परमानेंट डाइपोल है पहले से। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ HF, राइट बेटा। फ्लोरीन क्या होता है, नेगेटिव, हाइड्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव। मतलब ये जो मॉलिक्यूल है वो पहले से ही कैसा है, पोलर है। एक तरफ नेगेटिव जमा है, एक तरफ पॉजिटिव जमा है, और ये परमानेंट डाइपोल है। ये डाइपोल कैसा है बेटा, परमानेंट। ये कोई क्लाउड डिस्पर्शन नहीं हुआ, ये पहले से ही डाइपोल है। चलो एक और मॉलिक्यूल अगर यहां पर है, राइट, इस तरह से, व्हाट विल हैपन, ये दोनों डाइपोल क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। तो ये हो गया डाइपोल डाइपोल फोर्स। लेट्स सी पॉइंट्स क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट कितने लिखने हैं आपको एग्जाम में। दिस एक्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल पोजेसिंग परमानेंट डाइपोल, the polar molecule interact with neighboring molecule, polar molecule interact with neighboring molecule. This interaction is stronger than the London force but weaker than ion-ion interaction because only partial charges are involved. यहां पे partial charge है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को partially अपनी तरफ खींचेगा, पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना नहीं है। तो ये जो फोर्स का अगर आप एक मैग्नीट्यूड लिखो तो लंदन फोर्स सबसे वीक है। लंदन फोर्स के बाद कौन आएगा बेटा, डाइपोल डाइपोल, अट्रैक्शन फोर्स। और बेटा सबसे ज्यादा फोर्स कौन सा होता है, आयन आयन। क्यों ऐसा, क्योंकि आयन में पूरा चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसका चार्ज ज्यादा होता है, तो अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली। चलो नेक्स्ट, अब इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी है 1/r³। इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। किसके लिए, फॉर स्टेशनरी एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अगर मॉलिक्यूल स्टेशनरी है तो इंटरेक्शन एनर्जी 1/r³। अगर इसी में मॉलिक्यूल रोटेटिंग है तो इंटरेक्शन एनर्जी 1/r⁶। अंडरस्टूड। याद रखना है आपको, स्टेशनरी डाइपोल के बीच का इंटरेक्शन एनर्जी 1/r³ के प्रोपोर्शनल है, एंड रोटेटिंग डाइपोल के बीच का इंटरेक्शन एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/r⁶ है। लंदन फोर्स वाज आल्सो 1/r⁶। अंडरस्टूड। कौन सा फोर्स है बेटा, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। चलो एक कदम आगे चलते हैं, डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। आप समझ जाओ, एक डाइपोल है मतलब एक परमानेंटली पोलर है, इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब दूसरे में हम डाइपोल बना रहे हैं, मतलब वो कैसा होगा, नॉन पोलर। चेक करो, दिस ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल having permanent dipole and molecule lacking the permanent dipole। molecule lacking the permanent dipole मतलब non polar। तो बेटा एक इसके बीच का फोर्स है बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, फोर्स बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर, राइट। चलिए एग्जांपल समझते हैं इसका। सपोज ये बेटा परमानेंट डाइपोल है, ये वाला परमानेंट डाइपोल है। लेट्स से यहां पे नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है। ये आपका है परमानेंट dipole of molecule A। let's say it is permanent dipole of molecule A। अब उसके बाजू में एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अभी कैसा है, नॉन पोलर है। अभी कैसा है बेटा, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है B। बट जैसे ये पास में आएगा क्या होगा, इसमें जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये रिपेल करना चालू करेगा, करेगा कि नहीं। तो जैसे ये पास में आएगा व्हाट विल हैपन, ये परमानेंट डाइपोल तो एज इट इज रहना है, बट ये वाले को भी डाइपोल बना दिया जाएगा क्योंकि इसके सारे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करके इधर भेज दिया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को इधर बना दिया जाएगा। तो ये डाइपोल क्या है, इंड्यूस्ड है। कैसा बेटा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल है, ये इंड्यूस्ड है। और ये कैसा है, परमानेंट है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस। अब दोनों के बीच में क्या लगना है, ऑब्वियसली फोर्स लगना है क्योंकि एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। आई विल गिव यू वन एग्जांपल फॉर दिस। लेट्स टेक द एग्जांपल एज सपोज वी हैव HCl एंड CCl4। HCl कैसा होता है बेटा, पोलर, और CCl4 कैसा होता है, नॉन पोलर, क्योंकि CCl4 में चारों बॉन्ड आपस में एक दूसरे को काट देते हैं। Can you understand this? Okay, then I can give you another example for this. Let's say we have non-polar for CO2 and polar for H2O. So water is a permanent dipole, CO2 is
नॉन पोलर मॉलिक्यूल, बट जैसे ही दोनों पास में आएंगे वाटर क्या करेगा, इसके अंदर भी डाइपोल इंड्यूस करेगा एंड देन दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। अंडरस्टूड? सो दिस वन इज डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। चलो, permanent dipole of the polar molecule induce dipole on the electrically neutral molecule by deforming its electron cloud। तो इसने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर दिया। इस मॉलिक्यूल ने क्या करा, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिफॉर्म कर दिया और इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में से इलेक्ट्रॉन को सारे एक तरफ भेज दिया, राइट, और इसको भी क्या बना दिया, डाइपोल बना दिया। Thus an induced dipole is developed in the other molecule. Do you understand this? The permanent dipole deform electron cloud of non-polar molecule and which induce the dipole in non-polar also. इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इसने डिफॉर्म कर दिया और इसको भी पोलर बना दिया और फिर आपस में फोर्स लगना शुरू हो गया। चलो, यहां भी इंटरेक्शन एनर्जी क्या है बेटा, 1/r⁶। Induced dipole moment depends upon the dipole moment present in permanent dipole and the polarizability of electrically neutral molecule। तो बेटा इसमें कितना डाइपोल जनरेट होगा वो कौन डिसाइड करेगा? तो इसमें कितना डाइपोल जनरेट होगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक, इसका डाइपोल मोमेंट कितना है, इसका डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो इसको डिफॉर्म कर पाएगा, और दूसरा इसका पोलराइजेबिलिटी क्या है, इसका डिफॉर्मिंग कैपेसिटी क्या है। अगर ये ज्यादा अच्छे से डिफॉर्म हो सकता है तो इसका डाइपोल भी बड़ा बनेगा। तो इंड्यूस्ड डाइपोल कितना होगा वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, राइट। पहला फैक्टर कौन सा बेटा, पहला फैक्टर कि इसका डाइपोल कितना है और दूसरा इसका पोलराइजेबिलिटी कितना है, राइट। तो उन फैक्टर पे आपका ये वाला कितना डाइपोल बनेगा वो डिपेंड करता है। तो इतने आपके पास फोर्स है। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो आप लास्ट चैप्टर में सीखे हो। सो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनता है, हाइड्रोजन ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। देखो सिंपल है ये तो। दिस इज फाउंड इन मॉलिक्यूल इन विच हाईली पोलर NH, OH और HF बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। कौन से बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, NH बॉन्ड जैसे कि अमोनिया में होता है, राइट, OH बॉन्ड जैसे कि पानी में होता है, HF बॉन्ड जो कि HF में होता है, राइट। तो जिन मॉलिक्यूल में ये हाई पोलर बॉन्ड है ना उन सब में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। आगे देखते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना एनर्जी है हाइड्रोजन बॉन्ड का बेटा, 10 to 100 किलो जूल पर मोल, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। दे डिटरमिन द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मेनी कंपाउंड, फॉर एग्जांपल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अगर किसी ने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सीखा हो तो उनको पता होगा, ATGC, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड ही होते हैं। मैं भी तुमको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा 12th में आए तो। दे डिटरमिन द नेक्स्ट strength of the hydrogen bond is determined by Coulombic interaction between the lone pair electron of the electronegative atom of one molecule and hydrogen atom of other molecule। What does it mean? Hydrogen bond कितना strong होगा वो कौन decide करेगा? So hydrogen bond, if you take a simple example of HF molecule, बेटा ये फ्लोरीन के पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और फ्लोरीन कैसा होता है नेगेटिव, हाइड्रोजन कैसा होता है पॉजिटिव। एक और HF मोलिक्यूल आप यहां लगाओ, फ्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कितना होगा वो डिपेंड करता है इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन फोर्स के ऊपर। किन दोनों के बीच के, इसके लोन पेयर और इसका हाइड्रोजन। इसके लोन पेयर कहां गए, ये रहे बेटा, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसका हाइड्रोजन, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा ना दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। Check out one more time. It is determined by the Coulombic interaction. Coulombic interaction means attraction force. Attraction force किसके बीच में, between lone pair of this atom and hydrogen of other atom। एक मोलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर। आप वाटर का एग्जांपल भी ले सकते हो बेटा, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ वाटर, H2O। देखो बे सफेद कलर क्यों नहीं आ रहा है, ये हम ले ही नहीं रहे, अब आएगा, लिया ना। ये एक वाटर मोलिक्यूल बेटा, यहां पे 2 लोन पेयर होती है वाटर में, राइट, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ओके। सेम यहां पे भी
इसके पास दो लोन पेयर, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, राइट। तो यहां किसके बीच में इंटरेक्शन होगा बेटा, ऑक्सीजन के लोन पेयर और इसके हाइड्रोजन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है। सिमिलरली ऑक्सीजन के लोन पेयर और इसके हाइड्रोजन के बीच में जो फोर्स है, दैट विल डिसाइड कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। ओके, चलो नेक्स्ट, मोलेक्यूल ऑल्सो एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्स ऑन वन अनदर, magnitude of the repulsion rises very rapidly as the distance separating the molecule decreases. This is the reason that liquids and solids are hard to compress. तो जब पार्टिकल एकदम पास आ जाएंगे तो फिर रिपल्शन फोर्सेस भी स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही पार्टिकल पास आएंगे एक का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक का न्यूक्लियस दूसरे का न्यूक्लियस, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। करेंगे कि नहीं, करेंगे ना। तो जब पार्टिकल पास में आएंगे तो रिपल्शन फोर्स बहुत बढ़ जाएगा, और इसीलिए आप सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में पार्टिकल ऑलरेडी बहुत पास होते हैं, उनके बीच में रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। सो यू कैन नॉट फर्दर कंप्रेस देम, क्योंकि रिपल्शन ये उनको पास में आने नहीं देगा। अंडरस्टूड? सो दिस इज ऑल अबाउट द अट्रैक्शन फोर्सेस। बेटा व्हाट वी कॉल अट्रैक्शन फोर्सेस, वंडर वर्ल्स फोर्सेस। चार टाइप के वंडर वर्ल्स फोर्स देखे, लंडन और डिस्पर्शन बिटवीन नॉन पोलर, डिफॉर्मेशन हुआ, ये पोलर बना तो ये भी पोलर बना। सेकंड, डाइपोल बोथ आर परमानेंट पोलर, दे विल अट्रैक्ट। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, वन इज डाइपोल अदर इज नॉन पोलर। जब ये पास में आएगा तो इसके क्लाउड को डिफॉर्म करा जाएगा, ये भी डाइपोल बनेगा, उसे हम कहेंगे इंड्यूस डाइपोल एंड इंड्यूस डाइपोल। एंड द लास्ट वन इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, एक मोलेक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरे मोलेक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर का जो अट्रैक्शन है उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। अंडरस्टूड? ओके, हमने दो फैक्टर कहे थे, एक अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा थर्मल एनर्जी। लेट्स सी वन स्लाइड अबाउट द थर्मल एनर्जी। सिंपल सा है, थर्मल एनर्जी का मतलब क्या, दिस इज द एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ एटम और मोलेक्यूल। सी एटम एंड मोलेक्यूल्स आर नेवर स्टेशनरी, इन सॉलिड दे विल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, in liquid they are free to move, while in gas they are completely free to move. So the motion gives the energy to the particle, and this energy due to motion of particle is called thermal energy. पार्टिकल के मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, थर्मल एनर्जी कहेंगे। थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा एनर्जी। दिस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड थर्मल मोशन। क्या कहते हैं इसको, हम थर्मल मोशन कहते हैं। चलिए, इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस वर्सेस इंटरेक्शन, बहुत सिंपल सा है ये। देखो, इफ आई राइट थ्री स्टेट्स हियर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, राइट। इफ आई गो इन दिस साइड, व्हाट विल हैपन, अट्रैक्शन विल इंक्रीज और डिक्रीज, अट्रैक्शन इंक्रीज। If I go on this side, what happen, thermal energy will increase or decrease, thermal energy will increase, क्योंकि इधर पार्टिकल फ्री होंगे मूव करने के लिए। सो हियर थर्मल एनर्जी इंक्रीज। तो बेटा जहां पे अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करेगा ना वहां सॉलिड स्टेट होगा, और जहां थर्मल एनर्जी डोमिनेट करेगा वहां पे गैसियस स्टेट होगा, लिक्विड दोनों के बीच का। ओके, so it is all about the attraction forces and thermal energy. चलो, चैप्टर का नाम क्या था, गैसियस स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर। बट कौन सा स्टेट पढ़ना है, गैस। तो चले थोड़ा गैस के बारे में चलते। कैन यू नो हाउ मेनी गैसेस आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में कितने गैसेस एग्जिस्ट करते हैं, व्हाट डू यू से, कितने? 11 गैसेस। पीरियोडिक टेबल देयर आर 11 गैसेस। 11 एलिमेंट है बेटा जो नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होते हैं। कौन से वो 11 एलिमेंट? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन के कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, एंड इनर्ट गैस सारे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सारे गैस हैं। सो पीरियोडिक टेबल में टोटल 11 गैसेस एलिमेंट है, बाकी सारे सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड कितने हैं? हाउ मेनी एलिमेंट एक्सिस्ट एज ए लिक्विड इन पीरियोडिक टेबल? 2 ओनली, मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन। 10th पढ़े हो? मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, बाकी सब सॉलिड। द गैसियस स्टेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी। बेटा जब आप छोटे थे तब ये पढ़ते थे गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टी क्या है। तो गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल,
आ गए ना? गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। अगर आप गैस को किसी कंटेनर में रखोगे तो गैस हर एक डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है। नेक्स्ट, गैसेस हैव मच लो डेंसिटी। गैस बहुत हल्के होते हैं ना, दे हैव वेरी लेस डेंसिटी, राइट, देन द सॉलिड एंड लिक्विड। नेक्स्ट, द वॉल्यूम एंड द शेप ऑफ गैस आर नॉट फिक्स्ड। गैस का वॉल्यूम होता है? नो। गैस का शेप होता है? नो। दिस अज्यूम वॉल्यूम एंड शेप ऑफ ऑल द कंटेनर इन विच यू आर गोइंग टू फिल इट। गैस को जितना स्पेस मिलता है सारा ऑक्यूपाई कर लेता है ना। गैसेस मिक्स इवनली। दो गैस को अगर मिक्स करो तो अपने आप मिक्स हो जाएंगे, तो क्या कहते हैं इसे हम? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, राइट, एंड कंप्लीटली इन ऑल द प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल एड। मैकेनिकल एड मतलब आपको कुछ नहीं करना है, खाली गैस को छोड़ देना है। आप जैसे ही गैस को छोड़ देते हो, गैस अपने आप इंटरमिक्स हो जाता है। पता है ना सबको? एंड देयर आर सम फूड पार्टिकल्स आल्सो। सिंपलिसिटी ऑफ गैसेस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, अब ये इंपॉर्टेंट है बेटा, हम गैस के अंदर ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि फोर्सेस ऑफ इंटरएक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली नेग्लिजिबल। हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि गैस के पार्टिकल के बीच में आपस में कोई अट्रैक्शन फोर्स है ही नहीं। और ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, जब आगे जाके हम सीखेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी है गैस के जो आइडियल बिहेवियर से मैच नहीं होते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द विलन। तो हमने अभी एज्यूम किया है कि गैस के पार्टिकल इतने फ्री है कि एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई अट्रैक्शन है ही नहीं उनके बीच में। ओके, तो यहां तक बेटा आपका गैसियस स्टेट का ना बिगिनिंग होता है, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, जहां आपने अट्रैक्शन फोर्सेस सीखे और थर्मल एनर्जी सीखा और गैस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक सीखे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द गैसियस स्टेट्स और गैसियस लॉस। 3 लॉ सीखने, बॉयल, चार्ल्स, गैलियस, चौथा भी आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एवोगैड्रोस लॉ, राइट। बट बिफोर दैट यू विल राइट दिस, और हम इसको सीखेंगे अगले पार्ट में।